अभी तक हमने देखा कि चंदर पम्मी के साथ टहलने जाता है और वहाँ हुई उबन से घबराकर वह घर लौट आता है। फिर वहाँ घटित सारी बातें सुधा को बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि अब वह 1 महीने तक थीसिस पूरी करेगा। तो आइए अब देखते हैं आगे की कहानी। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों का ही इम्तिहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उनसे एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत, खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज स्टडी रूम के मेज और चंदर के हैं कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली, तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी भी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का पढ़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोद रही है। सुधा, एक गहरी सांस को लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में बामदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त रही। चंदर ने कहा, ये सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें अच्छा नहीं लगता चंदर। सुधा बिगड़ कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हो आप, जरा देखें तो। चंदर ने किताब खींच ली। टाजिंग की इकोनॉमिक्स की किताब में पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा सा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते थे कि यह 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि ये बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बाह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठाइए पोथा, चल के पापा के पैर छू आए। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली और दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधों पर फाइल टिकाकर बोली, ऐ चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? आहा। कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के साथ गए, वे भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोंच पर रख लिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या पापा ने पूछा? हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखो।
तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी, डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलती हुई स्टडी रूम में आ गई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपये पौंडून, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस 1 बिनती का स्वेटर, 1 हमारा सॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा अभी से साल का क्या करेगी, अभी तो बहुत गर्मी है। चंदर बोला, अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टरानी आएगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? और वह पढ़ रही है, वह मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का खंड दूसरा तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हारे हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर ही हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें, अब तो खत्म हो गई थीसिस, अब जितना चाहे बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कॉन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। आओ बिनती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, और फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी, चंदर झेंप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो तुमसे ये बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, ये है, बड़ी सुशील लड़की है और बहुत शांत, हमने बहुत अच्छी लगती है, बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है, इसकी गुरु मिल गई है गेसु, हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती रहती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है या? तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें ये जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कभी विसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी है? बस अद्वितीय, विसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंस दी। बिसरिया समझ नहीं पाया कि उससे कौन सी हंसने की बात उसने की है। जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा
उसकी हंसी पर तीनों और जोर से हंस पड़े। चंदर, मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिनती को महादेवी की कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जल जात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसको पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़की की कॉपी देखने उठा हूँ। फिर उन्होंने तो निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंखों में इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही, तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो। तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। इस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उसकी कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरि टंडन, वह बस्ती के कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली में स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता से भी बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा था तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखो बिनती, हमारी है या सुधा की है? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तो मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तस्तरियां धोकर रख दे। और तस्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आज जब देखो तो हमें बनाते रहते हैं, आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो। हाँ ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डाले हो। झेपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों पर फूलों के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और इसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटते हुए मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा सुधा, जरा बिनती की आंखें देखो इस वक्त। अभी आई। बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप? बिनती बोली, हाँ
बनाओगी ना आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे तब भी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना, टुइयां ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग। चंद्र ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते? इनकी भी तो शादी होने जा रही है। अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली है। अच्छा एक बात कहें, मानिएगा? बिंती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंद्र ने आश्चर्य से पूछा। बिंती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिंती बोली नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ यही तो बात है। बिंती सहसा गंभीर हो गई। अपने आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह से करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसीलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। यहाँ आप इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल कर भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिंती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप और दीदी जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ। मैं अपने ब्याह के लिए खुद व्याकुल हूँ, लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिंती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी, आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर, बिंती क्यों रो रही है? रानी, बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उनसे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसकी छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत हैं। अच्छा हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ और मुंह धुआओ। बिंती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा, तुम मुझसे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी, और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा, और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद करें? सुधा अकड़ कर बोली, नहीं सच सच बताओ। चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह हुआ नहीं करूंगी, तुम इस फेर में ना रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिंती आ गई, वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिंती को पकड़ कर लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो, तो अभी गुरगुराने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मार कर कहा। बिंती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लेकर आंखों में आंखें डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम ना मचा आती हो और चार सुख दुख की बातें ना करके आती हो। बिंती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी गेसु के यहाँ सुधा जाती थी तो बिंती जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो से छुट्टी हो चुकी थी। वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे।
चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब नहीं छुएगा। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता और वहां अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया कि वे गंगा जी चला करेंगे, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, शाम को घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दे दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रहे हैं और बहन भी आएगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का? क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिंती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिंती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियां बना रही है। आइए, बिंती बोली। दीदी तो गई हैं गेसू को बुलाने, आज गेसू की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिंती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिंती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, ये क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? ये तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहीं की, उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। उसे बिंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके आंख डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेगी घूंघट काढ़ के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती है। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिंती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिंती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से क्यों नहीं कहते? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठता हुआ सोचता रहा। बिंती भी कड़ाही से पकौड़ियां निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियां डालकर पका चुकी, तब वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा? फिर भी अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिंती बोली, क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर बोला, अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते हैं आप। बिंती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वो भी तुमसे। सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोल कर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए।
बिनती बोली। क्या करेगी तू? चंदर ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान में बूंदे बनवा लेंगे, बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज दिखलाएं क्या? ये नहीं बताएंगे, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दादी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपा कर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम जानती हो, चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़ी ही है, देख कर तब उन्हें बतला दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाती है। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के एक हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, बिनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती ठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थी मल, उसने चंदर को देखते हुए कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींच कर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो ये गन्ना घर में बो देना और गडेरी खाना, अच्छा। और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोले या ना खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो और इसे पूछ के खोलोगी? अरे हमने सोचा कि शायद इस डिबिया में पम्मी का दिलबंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोला तो उछल पड़ी। ये तो उसी निबंध पर मिला है जिसका तुम चार्ट बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है, डिबिया अपने वक्ष में छिपा कर सुधा बोली। तुम्हारा तो है ही, मैं कब अपना कहता हूँ, चंदर ने कहा। लगाकर देखो, और उठकर सुधा चल दी। बिनती, 2 पकौड़ी तो दे दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसने चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर ने मौका नहीं चूका और सुधा तो जैसे पानी पानी गालों से लाज की रत्नारी लपटें फूट पड़ी और एड़ी तक धक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? बिनती ने इतने में तस्तरी में पकौड़ी रखकर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार कर दिया और बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज अभी खो जाए तो डांड भरना पड़े। और मेडल चंदर के गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, या मुरली अधरा धरे की अधरा न धरोंगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो, गेसु आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिनती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिनती उन लोगों को नाश्ता देती रही और उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिनती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रखकर ले आई। अब मैं चलूं? अब मैं चल रहा हूँ, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज दिखलाएंगे, जरा गेसु से बात कराएं। बिनती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे में पीले रेशम के जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आदाब अर्ज, बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर बिठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला,
गेसु ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कह आए। फिर मुड़कर बोला, आप तक हलवा खत्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, नहीं हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसु की गजल सुनो यहाँ से बैठकर, आवाज आ रही है ना? फूल भी आई है, इसीलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहाँ से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसु ने गाना शुरू किया, बहुत महीन पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनींदा सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई, कहो सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं के, लेखा, और उसके मुंह में हलवा ठोस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसु की बातें बताने लगी। गेसु गर्मियां बिताने नैनीताल जा रही है, वहीं अख्तर की अम्मी जान भी आएंगी और मगनी की रस्म पूरी करेंगी। अब वो पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी गेसु और फूल की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना, मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई और उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छिपाए हुए थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। जीजा जी की फोटो, बिनती ने मुस्कुरा कर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे ये तो मिस्र है, कॉमरेड्स कैलेस मिस्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सब कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि मिस्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शकल से नहीं, लेकिन लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का। चंदा ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आईं। बिनती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, ये तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निबाह किया है, ये तो शायद देवता भी नहीं कर पाता। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, आपको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और फिर आप इतने शुभ अवसर पर आप कमज़ोर कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक तो आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फ़ोटो रखाऊं वरना दीदी आ जाएगी। बिनती ने फ़ोटो ले ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण भर देखकर चंदर ने कहा, मैं इसीलिए नहीं रोया था बिनती, मुझे ये लगा कि यहाँ कैसे लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा ही होता है ना, सहना पड़ेगा। बिनती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने यह फोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं,
असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि ये फ़ोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझें तो दिखा दे। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिनती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेते हुए चंदर बोला। बिनती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही है बिनती? देख रही हूं कि आपके पलकें झपकती हैं या नहीं, बिनती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था कि देवताओं के पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंस कर रह गया। नहीं, आप मजाक ना समझे। मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली है। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। लाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं, जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसीलिए बिनती सेंक सेंक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी, अंदर चौके के, और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है, कितनी मीठी लग रही हैं। एक तुम बनाती हो कि मालूम नहीं पड़ता रोटी खा रहे हैं कि शौक था। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिनती की हमसे लड़ाई जिंदगी भर नहीं हो सकती। अरे, हम सब समझते हैं इसकी बात, बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिनती ने आंख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोली, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले जिन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफे बुलाओ तो यहाँ। हाँ, बुलाएंगे। अब महीने 2 महीने बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा, क्या हम मजाक नहीं करते? हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ, हमें इनाम क्या दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा है उन्होंने चित्र, चंदर ने कहा। इनाम देंगे इन्हें, सुधा बोली और झट से झपक कर चित्र छीन लिया। अरे, छू लिया मेरे चौके में से, बिनती ने दबी जबान में कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी? सामने की थाली छूट गई, बिनती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर, सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो, पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते थे। सुधा बोली, अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर ने साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठा था और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा, एक बात कहे, मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी। चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एकटक देखते हुए कहा। फिर हमें कोई भी बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो, चंदर ने पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया। अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाणी में, अंग अंग में सुधा के आत्मसमर्पण झलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना। सुधा, देखो,
उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा, सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़फ उठी। इस लड़के से? यही शकल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसा मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसीलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो, चंदर ने बहुत अजीजी से कहा। वायदा कैसा? तुम कब अपने वायदे निभाते हो? और फिर ये धोखा देकर वायदा क्या कराना? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में आता तो हम कहते। हमें इस तरह बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तब्ध। उसने इसी दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ में ही नहीं आता था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊंगी। और मारे तैस के सचमुच सुधा ने अपनी दीवार पर सर पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने कहां से ताकत आ गई थी, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जबान में कहा, छी सुधा, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। ये भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ, वही चंदर हो। और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए थे मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दिया। हमें पापा से ये उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, ये फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान कैसे लग गई? तुम्हें शर्म नहीं आई? हम कितना मानते थे पापा को, कितना तुम्हें मानते थे। हमें ये मालूम नहीं था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा और फिर धधक कर उठी। कहाँ है वह फोटो? लाओ, मैं अभी जाऊंगी पापा के पास। मैं कहूंगी उनसे, हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उसे शादी नहीं करूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया, चंदर ने डांट कर कहा। बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी, सुधा ने अकड़ कर कहा। नहीं रुकोगी? नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैस में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आईं। वह स्तब्ध, जैसे पत्थर बन गई हो। आंखों में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गईं, होठों में आवाजें जम गईं और सीने में सिसकियां जम गईं। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई। चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज में बोली, चंदर देखो, तुम्हारे हाथ में तो चोट नहीं आई। चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह जिसमें कब्र मुंह फाड़ कर जमुहाई ले रही थी। एकाएक सुधा फिर सिसक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पांवों को छाती से चिपकाए सूनी सूनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिजों के पार दीवार पर घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदर बोला, सुधा
तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वही मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में क्या इसलिए आए थे कि एक दूसरे के कमजोर बना दे, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि अपने ब्याह की सहनाई में बदल दे। गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखो, ना तुम ही अख्तर हो चंदर। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही रहने क्यों नहीं देते। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं पापा के पास रहूंगी। शादी का मेरा मन नहीं करता, मैं क्यों करूं। तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दे दो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले ये तो देख लो कि मेरा हृदय क्या है। सुधा ने चंदर के पांव को अपने हृदय से दबाकर कहा, सुधा, तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी है या नहीं। पापा ने आज तुम्हें किस तरह पाला, अब क्या तुम्हारा फर्ज क्या है? ये है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ। और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे फोटो को पसंद कराऊं, तुमसे फोटो पसंद कराओ। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुम धक्का पहुंचाओगी, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे। भला तुम क्या चाहती हो? महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की जिंदगी चौपट करने को तैयार हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? हमें लोग क्या कहेंगे? बताओ, आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, सुधा भर्राए हुए गले से कही। तब और फिर एक बात और है ना सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में अगर उसमें और निखार ना आए तो वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, ये तो तभी मालूम होगा जब हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें और बाद में विजयी हों। और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों के छांव में रहा, बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा जिस पर मुझे नाज था वो कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हाँ। सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या ये मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों में मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और हम तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को ये सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, क्या आज तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज्यादा प्रकाशमान हो। तुम ये क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैं अपने कान से सुनूं। बोलो सुधी। चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, फिर बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा ने सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और है कौन मेरा? बताओ, तुम्हीं पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूँ।
विश्वास करो मुझ पर सुधा, जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना देते हैं। भावुकता और सुख हम में ऊंचा नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना लो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने गहरी सांस ली और क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर? तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और इस लड़के के साथ तुम वहाँ पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवता सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंदर के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से 2 आंसू छू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाए सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने एक कुर्ता पकड़कर बड़ी अजीजी से उससे कहा, मेरे पास रहो, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होंठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने की चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसकी नरम कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप डल गई थी और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा झुला रही थी। उसने सुधा की ओर अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांस लेती हुई मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे या नहीं? क्यों नहीं आऊंगा? चंदर बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूरी बनाना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था। वह उसे बैठकर सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि ये तकलीफ का ही रास्ता ठीक है। वह अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वो अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिनती दोनों ही नहीं है। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई एतराज नहीं है, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, सुशील है कि वह मेरी बात का उल्लंघन तो नहीं कर सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फायदा? मेरी बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता, लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ।
उसका गला भर आया, बताओ मेरा क्या कसूर है। चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैंने इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी नहीं। बताओ इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है। वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ। चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहां एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश सी हो रही थी। तकिया चटाई से हटाकर जमीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर और एक हाथ जमीन पर। आंचल आंचल ना रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर लिया और देखा और बोली, चंदर आओ। क्षीण मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था, रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसा घोड़ा बेचकर सो रही है, उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल ली। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा, इससे कमरे में जाकर पंखे में सो लो। लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वहीं ये भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो ये कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या जरूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था। कोई नहीं, चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाया, वो भी रख दिया। कविता उठाया, वो भी रख दिया। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगती। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक कर दे। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है, गेसु के साथ बैठकर तुम तो खूब घंटों कविता में गुजार देती थी। चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी हंस पड़ी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती है ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वही उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिककर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटे हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार? सुधा, हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, अब 6 ही दिन ही रह गए हैं। चंदर ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाएं तो शायद पसंद आ जाएं। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। उसके माथे पर बहुत ही करुण छा। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ नहीं कह रहे थे चंदर, उदास ना हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कालौच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने को देखकर बोली, घबराओ ना देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी। अपने आंचल में पूंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में पूंछ कर बोली, चलो अंदर चले। उठ बिनती, बिलैया कहीं के। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी के बगल में सुधा बैठ गए और उंगलियां तोड़ते हुए चंदर कहा, चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या, इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए, फिर फायदा क्या हुआ? न ऐसे दुख किया न वैसे दुखी कर लिया।
बात तो वही रही ना, तारीफ तो तब थी कि तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर सिकन ना आती। अभी तक दुनिया को सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर, अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्यु सैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ ध्यान भी नहीं है? और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाए बिनती को जगा लाएं, वह कम वक्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते हुए बगल में चटाई दबाए आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और चंदर से बोली, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं, चलो किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तो, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ना भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़े कह रही हूँ, पीछे के सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओ, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्गी में साइस बांध बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की, चला मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज ना समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया। बीच में बिनती, इधर चंदर, उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला जा रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ और जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ नहीं समझ पाती हूँ, क्या करूँ। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ गई। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, तीसरी पर बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी, शायद उसी दिन की घटना की याद में। सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया। बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर उसने फौरन कहा चंदर से, चंदर, तुम पम्मी के पास बैठो, दोनों मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर पर जब वह कभी कभी मिलते हो, बिनती ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ बैठो। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर बातें होती रहीं। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक
नुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेक कर उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहले दफे देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेप कर मुंह झुका लिया और बड़ी विचित्र लड़की थी। हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आएगी तो गुटुर गूं करके घर गुंजा देती थी, और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज्यादातर आंख की निगाह कपोलों के आशनाई और अधरों के मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों का शौक है? हाँ हाँ, बिनती ने सिर झुकाकर बोला। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखला लाओ, इधर फूल फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे कैसे होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं, सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है, और सुधा सचमुच ही त्याग में ज्यादा गौरवान्वित हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिनती से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमको कभी कोई अनधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए हुए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा और फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।